गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कल हमने जो लिया वो किस किस ने पढ़ा? रिटर्न उसे देखते हैं कि नहीं देखते हैं? पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं सर, टाइम परमिट्स, यस वी रीड, बट लेकिन सर ये वन टाइम रीडिंग जो है जी। ये बार बार रीड करके समझना, ये थोड़ा कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। मीन्स दिस इज जस्ट टू लर्न की हाउ टू नो द व्हाट आर द टॉपिक्स हैज बीन डिस्क्राइब बाय द सर, लेकिन उसको समझने के लिए इट्स नीड टू बी लिटिल डिलीजेंस इज नीडेड। यस। It's not very easy to understand all the topics whatever you describe, except few basic understanding जो है उसका base, that we can get idea कि genetic similarium कैसे होता है, what has to be seen, what not to be seen। पर थोड़ा जब भी डेप्थ पे जाते हैं तो उसके लिए लर्निंग एंड रीडिंग इज मस्ट। क्योंकि वन टाइम रीड से बहुत सारी चीजें समझ में आती है ऐसा नहीं, बट एटलीस्ट वी गेट पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड what way the things are going। ओके, थैंक यू डॉक्टर कंसे, थैंक यू वेरी मच। आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी। कल हमने फेशियल जेनेटिक्स देखा था, माइजमेटिकल जेनेटिक्स ऑफ फेस, फेशियल फीचर्स। जनरल्स हमने कल देखे, जनरल मेकअप देखा। जनरल मेकअप में आगे हम देखते हैं हेयर्स। तो यहाँ पे डिटेल में तो सर ने नहीं दिया है, लेकिन कुछ ऐसे हाइलाइट्स दिए हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए जो हमें ऑब्जर्व करने चाहिए ड्यूरिंग केस टेकिंग। और आज मैं लास्ट में टिप्स में भी कुछ इसके बारे में ही बताऊंगा कि जो हिस्ट्री हम लेते हैं, हम हर पेशेंट के लिए सोचते हैं कि मेडिसिन देना चाहिए, क्योंकि हम हिस्ट्री उसी ले लेते हैं, है ना। और एक आधी बार जो पेशेंट, जो डॉक्टर बहुत ही एंजाइटी कॉन्साइंशियस है सपोज, तो वो सोचेगा कि अगर मैंने मेडिसिन नहीं दिया तो मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, है ना। उसकी फीस लिया, इतना टाइम दिया और मेडिसिन ही नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर हैनेमन जो कहते हैं इन द पार्ट ऑफ केस टेकिंग, वो उसमें से कुछ आज मैं बताऊंगा जो सही में बहुत ही मतलब समझने के लिए इतना अच्छा है। और विदाउट मेडिसिन भी आप क्योर दे सकते हैं, विदाउट मेडिसिन, विदाउट ट्रीटमेंट। बट केस टेकिंग इज मस्ट। आपको केस टेकिंग करना है, केस टेकिंग समझना है, और केस टेकिंग में किस तरह से हमें हर चीज स्क्रूटनाइज करना है और वो समझ के फिर मेडिसिन देना कि नहीं देना, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब हम उसमें आज देखेंगे। बहुत अच्छी टिप है आज की, तो हम वो लास्ट में देखेंगे। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विथ हेयर्स। तो हेयर्स के लिए सर क्या कहते हैं? तो हेयर्स के लिए बहुत से रूब्रिक्स रेपर्टरी में है। हेयर चैप्टर में, मतलब हेड में हेयर चैप्टर है जो जिसमें बहुत से रूब्रिक्स, टाइप्स ऑफ हेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर, कलर ऑफ हेयर, देन बाल्डनेस, देन हेयर्स जैसे कट ऑफ होते हैं, हेयर्स फॉल जो है, एलोपेशिया है, बहुत से रूब्रिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स इसमें है। लेकिन हम उस चीज को देखते ही नहीं है ड्यूरिंग हिस्ट्री। हम कभी मार्क ही नहीं करते। हम मोस्टली मेंटल रूब्रिक्स लेंगे, फिजिकल्स लेंगे, जनरल्स लेंगे, लेकिन फिजिकल्स में कौन से रूब्रिक्स लेने चाहिए, कौन से बॉडी पार्ट्स को क्या इंपॉर्टेंस, कब इंपॉर्टेंस देना चाहिए, तो इसके लिए सर ने थोड़े बहुत पॉइंट्स यहाँ दिए हैं जो हमें पढ़ना है। हमने केस टेकिंग पार्ट लिया, लेकिन उसमें इतना डिटेल मतलब वो डिटेल तो था, लेकिन जो एकदम स्ट्राइकिंग होता है वो सर ने यहाँ दिया है। जैसे कि टाइप ऑफ हेयर, हेयर्स के टाइप कैसे हैं। बहुत लोगों के हेयर्स कर्ली होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं, है ना। किसी के बहुत लंबे लंबे होते हैं बाल, कोई एकदम थीन होते हैं, कोई थिक होते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर्स, हेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है। किसी किसी का बाल्डनेस सामने से होता है, किसी का पीछे होता है, किसी का सेंटर में होता है, किसी का साइड में रहेगा टेम्पोरल बोन्स पे। तो ये हर चीज, हर टाइप इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेपर्टाइजेशन के लिए रूब्रिक्स नहीं ढूंढ पाते, रूब्रिक्स नहीं ले पाते हैं, तो एटलीस्ट मेडिसिन में इसका जो इंफॉर्मेशन दिया है इसके लिए
वो अगर आपको पता है तो आप उस बेस पे सिलेक्शन कर सकते हैं, भले ही आपने उसे रेपर्टाइजेशन में नहीं लिया हो. सो द टाइप ऑफ हेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर ऑन स्काल्प एंड बॉडी. यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर ऑन स्काल्प एंड बॉडी. बॉडी के कौन से पार्ट में ज्यादा हेयर्स है, अनवांटेड हेयर्स है क्या, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ हेयर्स है क्या. हेयर्स की ग्रोथ ही नहीं होती, किसी किसी के हेयर एकदम स्ट्रेट होते हैं, रफ एंड स्ट्रेट, दैट इज मर्क्यूरी टाइप. थिन स्मूथ हेयर, पल्सेटिला टाइप, सिलिशिया टाइप. थिकनेस, स्ट्रेटनेस, कलर, ऑल सिग्निफाइज कॉन्स्टिट्यूशंस. आजकल अर्ली ग्रे हेयर्स होने लग गए, बच्चों में भी ग्रे हेयर्स होते हैं. तो क्या कॉजेशन है, क्यों होता है? टफनेस एंड थिकनेस indicates strength. Yes, that is metal quality. Hair बहुत थिक है एंड स्टफ है, स्ट्रेट ही रहते हैं, कितना भी आप कोम करो उसको वो स्ट्रेट ही रहेंगे. दैट इज मेटल, कभी झुकेगा नहीं. कैरेक्टर एज फाउंड इन मर्क्यूरीज, नक्सोमिका, फेरम्स, हेपार सल्फ एटसेट्रा. देन थिननेस ऑफ हेयर इज साइन ऑफ वीक मॉरल्स. यस, दैट इज timid person. Thin hair, timid, mild, bashful, yielding, weak will, weak morals, will or a timid personality. This is thin. और thin होने के बाद भी हम बोलते हैं ना, हेयर्स बहुत विरल है, विरल, घने नहीं, विरल है. देन कर्लीनेस ऑफ हेयर्स. कर्लीनेस ऑफ हेयर्स मोस्टली कलक्रियाज कैन इंडिकेट आइदर a confused personality, anguished personality. If the hair is thin in texture or mortified, yes, suppressed individual, if the texture of hair is rough and thick. This might help us in differentiating a calcria or thuja from magmure or staphysagra. Staphysagra में आपको देखो, anger suppress, मॉर्टिफिकेशन, ह्यूमिलिएशन, तो उसकी वजह से हेयर्स कैसे रहेंगे? थीन. देन जो मर्क्यूरीज है, रफ एंड थिक हेयर्स. सो थुजा कल्किरिया बराइटा, नेवर एक्सपेक्ट थुजा कल्किरिया बराइटा और सिलिका हैव टू थिक हेयर, दे ऑलवेज हैव थिन हेयर. सो दिस इज द type of hair. Now distribution of hair tells us also their whole history, whole story. Fastidiousness, yes, जो persons fastidious होंगे उनके hairs कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे, एक अंदाजा आप लगा सकते हैं. यस, स्ट्रेट. मैंने टाइप नहीं पूछा, मैंने पूछा डिस्ट्रीब्यूशन. नीट एंड म्हणजे व्यवस्थित लावलेले असतील फास्टिडियस जे असेल त्याचे. इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर. हम जेनेटिक्स देख रहे हैं, जेनेटिक्स ऑफ हेयर. इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. वो बाद में किया हुआ, बाद में अच्छा उसने कोम करके लगाए हुए बाल अच्छी तरह से कोम किया, अच्छी तरह से उसे वॉश किया, है ना, शाइनिंग दिया, कंडेंसर क्या बोलते हैं उसको, कंडीशनर लगाया. मैं लगाता नहीं कभी, इसलिए पता नहीं. Actually, thin and sparse are sparsely distributed. Yes, very Thin hair should be thin and sparsely distributed. no. इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स उन जो आर्सेनिक पेशेंट है, जो फास्टिडियस पेशेंट है, उनके हेयर लाइन इतने क्लीन कट रहते हैं, है ना, नेचुरली. उनको कट करने का भी काम नहीं. आप एक आधी लेडीज देखो जिसके आईब्रोज कभी वो करने का काम ही नहीं पड़ता, वो बाय बर्थ इतने थिन एंड मतलब वेल मेंटेन बाय बर्थ होते हैं. तो ये फास्टिडियसनेस, एक भी बाल इधर नहीं, एक भी बाल उधर नहीं, हाँ, हमारे जैसे नहीं कि किधर भी आ रहे, वो फास्टिडियस पर्सन ऐसे होते हैं. यस, so fastidious distribution or non-fastidious distribution of hair on the chest can help us distinguish between arsenic album and naxomica. Baldness, even the sight of baldness can indicate a secretive or extroverted person. Yes, तो सामने से baldness है, पीछे से baldness है, बीच में baldness है, it indicates extrovertedness and introvertedness. सामने से baldness होगा तो एक्सट्रोवर्टेड, है ना, पूरा ओपन.
इतने एक्सट्रोवर्ट होते हैं कि सब कुछ बता देते हैं. दैट्स व्हाई द फोरहेड एट द फ्रंट साइड बिकम बार्ड. और जो सीक्रेटिव होते हैं वो सामने बहुत बाल, पीछे से पूरा ऊपर. दिस इज सीक्रेटिव पर्सन, है ना. दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग, लाइक दिस. तो इस टाइप का. तो ये हेयर्स के लिए है. हेयर्स चैप्टर आप अगर रेपर्टरी में पढ़ेंगे, देखो अगर आपको रेपर्टरी परफेक्ट करनी है तो एक एक चैप्टर लो, उसमें क्या क्या रूब्रिक्स है. एक बार आप वो पढ़ने को लेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अरे यार ये भी रूब्रिक है, इस चीज के लिए रूब्रिक है, ये तो हमें पता ही नहीं था, हमने कभी इसे देखा ही नहीं. इसलिए एक एक चैप्टर लो, उसके रूब्रिक्स पढ़ो, उसे समझ लो. फिर जब पेशेंट हमारे सामने आएगा तो ऑटोमेटिकली वो माइंड में आएगा कि इस चीज के भी रूब्रिक है, हम इसको ले सकते हैं. आईज डू नॉट सी व्हाट माइंड डज नॉट परसीव. जब तक हमारे माइंड में ही नहीं, तब तक हमारे आंखें देख ही नहीं सकती. तो हमें पता होना चाहिए कि किस किस चीज के लिए क्या क्या रूब्रिक्स, कैसे रूब्रिक्स है. देन नेल्स, नेल्स के लिए भी बहुत से रूब्रिक्स है. नेल चैप्टर आप अगर पढ़ेंगे ना तो इतने सारे रूब्रिक्स है और इतने बढ़िया बढ़िया रूब्रिक्स है उसमें, बहुत ही अच्छे अच्छे रूब्रिक्स है. हम पेशेंट देख, अब हम कौन हमारे इस ग्रुप में ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं जो नेल्स को भी देखते हैं ड्यूरिंग द हिस्ट्री केस टेकिंग कि पेशेंट के नेल्स कैसे हैं. बहुत से लोगों के नेल्स पे ऐसे खड़ी लाइंस होती है, खड़ी, किसी के ऊपर मतलब वर्टिकल, किसी के ऊपर ट्रांसवर्स लाइनें होती है, किसी के नेल्स पे डॉट होते हैं, किसी के नेल्स एकदम सामने से ऐसे राउंड होंगे तो किसी के एकदम स्ट्रेट होंगे, किसी के थिन होते हैं तो किसी के थिक होते हैं. नेल्स स्किन में गए होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इनग्रोइंग नेल्स. इनग्रोइंग नेल्स, यस. और यस, इन्वर्टेड नेल्स. इन्वर्टेड नेल्स. यस, है ना. किसी के स्पून लाइक होते हैं. तो हर किसी के रूब्रिक या इजिली ब्रोकेबल होते हैं, किसी के इजीली ब्रोकेबल होते हैं, किसी के नेल्स कट होते हैं. ये जो नेल्स के ऊपर स्किन है, यहाँ की नेल्स स्किन कट होती होंगी तो उसके लिए भी रूब्रिक है. यस सर. तो ये चीजें अगर हम मार्क करते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इस चीज के लिए भी हम रूब्रिक्स ले सकते हैं. अगर वो प्रोमिनेंट है, टिपिकल है कि वो जा ही नहीं रहा, तो हम उस सिम्टम्स के लिए भी रूब्रिक्स ले सकते हैं रेपर्टाइजेशन में, क्योंकि ये पर्टिकुलर में आता है. और पर्टिकुलर अगर कोई सिफिलिटिक पर्सन है, सिफिलिटिक डिजीज है, उसमें कुछ पर्टिकुलरली कुछ मिल रहा है PQRS, तो उसे लेना चाहिए. लेकिन उसके डिटेल में जानना बहुत जरूरी है. ये ऐसा क्यों, कब से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ. अगर कोई पर्सन बिकॉज ऑफ उसके ऑक्यूपेशन की वजह से है तो फिर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर वो किसी काम करने की वजह से हो रहा है, कोई अगर ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से नेल्स कट होते हैं, नेल्स थिन होते हैं, नेल्स के ऊपर की स्किन कट होती है, नेल्स इन्वर्टेड हो गए, तो वो बिकॉज ऑफ वर्क है, बिकॉज ऑफ डेली रूटीन वर्क है, उसका ऑक्यूपेशन उस टाइप का है, तो वो लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसके पीछे वो रीजन है. तो इन रूब्रिक को इंपॉर्टेंट नहीं देना है. जो विदाउट एनी रीजन अगर वो हो रहा है, देन इट इज इंपॉर्टेंट. सो लेंथ ऑफ नेल्स मोर देन द नेल ब्रेथ और वाइस वर्सा. यस, तो लेंथ बहुत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू ब्रेथ, या फिर ब्रेथ बहुत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू लेंथ. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. वेदर अ पर्सन इज बिजनेस माइंडेड, नर्वस, एप्रेंसिव. जो पर्सन बिजनेस माइंडेड होते हैं, जो इंडस्ट्रियस पर्सन्स होते हैं, जो वर्कोलिक पेशेंट्स होते हैं, उनके नेल्स देखो ऐसे लंबे लंबे मिलेंगे, फिंगर्स लंबे लंबे मिलेंगे, लॉन्ग. यस, वेदर अ पर्सन इज बिजनेस माइंडेड, नर्वस और एप्रेंसिव टाइप, their thickness or curves etc. all signifies a constitution. Then neck, neck में भी आप देखो, शॉर्ट नेक है, लॉन्ग नेक है, थिन नेक है, ब्रॉड नेक है, थिक नेक है. लॉन्ग शॉर्ट नेक है तो नेट्रम्स, फॉस्फरस, सल्फर, ट्यूबरक्यूलिनम. और शॉर्ट नेक है अमोनियम्स, कालीज. लॉन्ग टॉल ब्रॉड नेक है तो कलक्रियाज. Long and short neck could help us differentiate a natrum group from kali group.
A sensitive person, yes. Thin neck hai, long neck hai, that means sensitive. Sensitive person. Shrewd business mind or sort from psychosis. Kalis, then extremities. Long, short, relative length of fingers. Even the lines on your palms tells you the hidden story, which is important from the homeopathic point of view. Yes. Extremities, short extremities, एकदम short extremities कौन से ग्रुप के होते हैं? Ammonium, short shoulder, short neck, short finger, short extremities, ammonium. Then long extremities, phosphorus, sulfur, calcareous. These are the types of constitutions. Now shape of the trunk, broad trunk, narrow trunk. All these upper observation help us determine not only the nature but also the miasm. All these arise from the same genetic code. Yes. तो इस तरह का अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, अगर हम इसमें कुछ पर्टिकुलर मिलता है, रूब्रिक नहीं ले पाते, नहीं सिलेक्ट कर पाते, नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, तो एटलीस्ट हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगी कि इस मेडिसिन का पेशेंट इस टाइप का होता है, या तो रूब्रिक से आप मेडिसिन पढ़ सकेंगे या फिर मेडिसिन से रूब्रिक पढ़ पाएंगे. यस. Then Sir, इसमें क्या है ना, even the lines on your palms tell you the hidden story. yes, So how we are going to take it as a rubric? देखो 2006 में सर ने एक वर्कशॉप लिया था महाबलेश्वर में, जिसमें सर ने पाम हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा बोला था, लेकिन उसके ऊपर हम उतना बिलीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं बनता है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको उतनी स्टडी करनी पड़ेगी उसकी, तब जाके हम उसके ले सकते हैं. तो आपको उस चीज के लिए परफेक्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि ओनली लाइंस ऑफ द पाम्स देख के भी कोई लोग प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो उतने परफेक्ट है, क्योंकि हम ओनली ट्रायल के बेसिस पे लेंगे और रिजल्ट नहीं आए तो हमारा वहां पे डिसमूड हो सकता है, हम लोग डिप्रेशन में जा सकते कि रिजल्ट नहीं आ रहा. इसलिए अगर आप उसमें परफेक्ट है तो आप वो चीज यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग रेपर्टाइजेशन, क्योंकि सर ने अगर सर खुद उस मतलब क्या बोलते अपना बर्थ डेट पर से, जैसे कि सर ने अभी अभी लास्ट में शुरू किया था कि पंचांग देख के या फिर क्या निकालते वो बर्थ डेट पर से, एस्ट्रोलॉजी पर से. यस, वो क्या बोलते वो चार्ट को कुंडली पर से मेडिसिन निकालते थे, लेकिन सर ने उस चीज का स्टडी किया था. हॉरोस्कोप. यस, हॉरोस्कोप. उस चीज का स्टडी किया सर ने, 2-3 साल उसमें दिए, तब जाके सर ने वो स्टार्ट किया. लेकिन उस वक्त जब सर ने वो उसका स्टडी स्टार्ट किया था तो सर को उसके बैड इफेक्ट भी बहुत भुगतने पड़े. सर उस घर की तबीयत उसके बाद ही खराब हुई थी, क्योंकि होम्योपैथी एक साइंस है, अगर उसको आप एकदम रिलीजियस वे से लेंगे, कुछ स्पिरिचुअली उसमें कुछ डालना चाहेंगे तो थोड़ा सा आपको कुछ उसमें भुगतना पड़ेगा. एक्चुअली सर ने ये कहा था हमारे से, लेकिन मतलब सर भी अच्छी तरह से उसे एक्सप्लेन नहीं किया था कि सर एक्चुअली क्या हुआ था सर के साथ. तो फिर आप अगर उस चीज को जा रहे हैं, उस चीज के साथ जा रहे हैं, तो आपको उस चीज की पूरी स्टडी होनी चाहिए. आधी अधूरी स्टडी से फिर आप ना रिजल्ट दे पाएंगे, या फिर अगर आप कहीं उसमें डिमोटिवेटेड होते हैं तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. सो नाउ द मेंटल हिस्ट्री, मेंटल मेकअप, जेनेटिक्स ऑफ मेंटल मेकअप. तो हमने देखा ही था कि जब हम मेंटल हिस्ट्री लेते हैं तो मोस्टली हमें विल, मॉरल्स, इंटेलेक्ट, नेचुरल ट्रेट्स, है ना, इमोशन, सेंसिटिविटी, अटैचमेंट्स, ये देखना चाहिए. तो विल में हमें क्या देखना चाहिए एक्चुअली? is the power of making a reasoned choice or decision of controlling one's own action. तो will कैसा है? स्ट्रॉन्ग विल है, वीक विल है ना. तो स्ट्रॉन्ग विल के लिए किस टाइप के रूब्रिक्स आएंगे, वीक विल के लिए किस टाइप के रूब्रिक्स आएंगे? The assessment of this power or a force help us to decide whether a man is weak-willed or timid person, or a strong-willed, that means positive
courageous person, aggressive person, preserving person. So positive, strong-willed constitutions like arsenic, camphor, causticum, ferrum, and other metals like hepar, mercury, lachesis, nux vomica. These are the positive, strong-willed person. Sepia should stand out from the weak-willed. Pulsatilla, silicia, baryta, calcarea, these are weak-willed. That means timid, having negativity in mind, negative thoughts. Yes. If either of these characteristics of positivity or timidity, courageousness or cowardiceness is marked or outstanding in an individual, then we should bear in mind that the simillimum which we arrive at should cover these characteristics of will. तो आप इस तरह से हेडिंग करके भी लिख सकते हैं हिस्ट्री में कि विल देखना है तो विल में आप किस टाइप से उसे एनालाइज कर रहे हैं, किस टाइप से आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि आपका विल कैसा है ये अगर क्वेश्चन पूछते तो ऑलवेज यू गेट द रॉन्ग आंसर. ये आपको ऑब्जर्व करना है कि इस पर्सन ने इसकी लाइफ में क्या क्या किया है, किस टाइप का इसका लाइफ सिचुएशन रहा है. बहुत ही बोल्डली हर डिसीजन ये बहुत ही स्ट्रांगली लेता है, बोल्डली लेता है. दैट मीन्स पॉजिटिव पर्सन है, करेजियस है, इजीली मेक डिसीजंस. दिस इज पॉजिटिव पर्सन. और नेवर मेक डिसीजंस, डिसीजन ले ही नहीं पाता, कंफ्यूजन होता है ना. सिंपल शॉपिंग के लिए जाता है तो किसी ना किसी को साथ में लेके जाता है, मतलब वीक विल्ड है. तो ये हमें हमारे ऑब्जर्वेशंस पे निकालना है. इसलिए ड्यूरिंग हिस्ट्री आप अगर आपको पॉइंट ध्यान में नहीं रहते तो आप पहले लिख के रखिए कि हमें विल भी लेना है, नेचर भी लेना है, इमोशंस भी लेना है, अटैचमेंट लेना है, सेंसिटिव लेना है. फिर उस टाइप से उसे ऑब्जर्व कीजिए. देन मॉरल्स भी आपको पूछने से नहीं मिलेगा, मॉरल्स भी आपको ऑब्जर्व करके ही मिलेंगे कि पूरी लाइफ उसकी किस टाइप से रही है ना. मॉरली वो पर्सन कैसा है, एंटी सोशल है, मॉरल एफेक्शन है, रिलीजियस है, बिन्योलेंट है कि नहीं है. तो हमें ये ऑब्जर्व करके लिखना है. सो मॉरल्स एंड कॉन्साइंसेस एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्स अर्लियर और डिलीजेंस इन अ पर्सन. कोई पर्सन होता है जो हमेशा दूसरे का लेने का सोचता है, दूसरे से ही मिलना चाहिए, खुद का कभी नहीं देगा. तो अब यहाँ मॉरल्स क्या हुई, बैड, एंटी सोशल है ना, बैड मॉरल्स, नॉन कंसाइंशियस. तो ये हमें ये उसकी थीम समझ में आई कि इस टाइप का उसका नेचर है, उसके मॉरल्स इस टाइप के. अब इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रूब्रिक्स में. फिर इस कंडीशन के लिए रूब्रिक्स क्या लेंगे, नॉन कंसाइंशियस और अवेयरनेस, सेल्फिशनेस है ना, अवेयरनेस नहीं, सेल्फिशनेस, कनिंग पर्सनालिटी, डिसीटफुल, लायर, ग्रीडी मतलब वो हर चीज के लिए होगा, नॉट ओनली कि भाई दूसरे से ही लेना है, ऐसा नहीं, हर चीज के लिए. दैट इज ग्रीडी. वो एक रूब्रिक है पल्सटिला का, मोर देन शी नीड्स, शी वांट्स मोर देन हर नीड्स, लाइक दिस. सो मॉरल्स, a person help us to differentiate immoral remedies like anacardium, tarantula, stramonium, veratrum from conscientious constitution to like ignitia, iodine, silicia, stapes. Yes, so these are non-conscientious: anacardium, tarantula, stramonium, veratrum, and the conscientious remedies like ignitia, iodine, silicia, stapes. तो इजीली हम इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. और सिलेक्शन के लिए भी रेमेडी, जब हम रेपर्टराइजेशन में 2-4 मेडिसिन आते हैं तो उसमें से हमें एक रेमेडी सिलेक्ट करनी पड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजिशन. तो ये डिस्पोजिशंस हमें पता होनी चाहिए. दिस इज अ डिस्पोजिशन है ना. हेडिंग्स के अंदर आ रहे मॉरल्स, लेकिन ये डिस्पोजिशन है कंसाइंशियस, हेल्पफुल नेचर, बिनेवोलेंस, सर एफेक्शनेट. यस हाँ सर, ये मतलब विजयकर सर इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ना, डेलीजेंट रेमेडीज एंड नॉन डेलीजेंट रेमेडीज. जी केस टेकिंग में बहुत डिफिकल्ट पड़ता है. कैसे आप लोग को पता चलेगा कि पेशेंट कंसाइंशियस है और नहीं है? ये बहुत ही सिंपल है. मतलब ये इतना सिंपल है
कि पेशेंट हमारे सामने बैठ के बराबर पता चल जाता है कि डिलीजेंट है कि नॉन डिलीजेंट है, और ये स्टार्टिंग में ही पता चलता है, विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट, जब आप उसे पूछते हैं आपका ऑक्यूपेशन क्या है ना। हाईली एजुकेटेड पर्सन है ना, तो दो चीजें होंगी, एक तो इंटेलिजेंट होगा, नहीं तो कंसाइंशियस होगा। फिर आप जब उसके धीरे धीरे हिस्ट्री में जाते हैं तो इस पर्सन ने अभी तक इसके लाइफ में क्या क्या किया है, किस टाइप से करता है, कौन से पोजीशन पे है, तो होगा कंसाइंशियस, डिलीजेंट। अगर वो कुछ भी नहीं करता है, उसने कुछ नहीं किया, बस जितना करना चाहिए उतना ही करता है, दैट मीन्स नॉन डिलीजेंट, है ना। मुझे इतना ही पढ़ना था, मैंने पढ़ लिया, जॉब लग गया, बस चालू हो गया, दिस इज नॉन डिलीजेंट पर्सन। सर मराठी में कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे? जो पर्सन, मराठी मध्ये एक्सप्लेन करा ना सर, मराठी मध्ये. मराठी बाकी लोकांना कळत नाही ना. मग हिंदी मध्ये करा. हिंदीतच सांगितलं. ओके. ज्या पर्सन्सला एज्युकेशन मध्ये इंटरेस्ट नाही, काही करण्यात इंटरेस्ट नाही आहे, जो मतलब जेवढा आहे तेवढ्याच समाधानी है, जेवढा आहे तेवढा ओके, ज्यादा पढ़ाई नहीं की, ज्यादा पढ़ा नहीं, कोई अच्छे काम नहीं करता लाइफ में, कुछ करना नहीं चाहता, दैट इज नॉन कन्सायन्शियस, है ना. और असा पर्सन की ज्याला प्रत्येक गोष्ट शिकावीशी वाटते, प्रत्येक गोष्ट करावीशी वाटते, काही करायला तयार असतो, काही करतो सुद्धा, है ना. एज्युकेशन झालं, परत एज्युकेशन झाल्यानंतर जॉबही सुरू आहे, बिझनेसही सुरू आहे, आणि अजून दुसरेही काम करतोय, किंवा हर गोष्टीत इंटरेस्ट घेतोय करण्यामध्ये, दॅट इज कन्सायन्शियस पर्सन. प्लस हे नुसतं ऑक्युपेशनच्याच बाबतीत नाही, तर रिलीजियसली ऑल्सो, किसी को हेल्प करने के लिए आगे, है ना. कुछ भी अगर रिलीजियस भी है कुछ, तो आगे रहेगा, दिस इज कन्सायन्शियस. मराठी मध्ये कोणता वर्ड आहे सर कन्सायन्शियस साठी? कन्सायन्शियस साठी मराठीत वर्ड माहिती नाही. कोई बोलो जिसको पता होगा. जिज्ञासू किंवा सातत्य ठेवणारा, जिज्ञासू म्हणतात सर. जिज्ञासू. ओके. सत्सद विवेक बुद्धी म्हणतात त्याला. म्हणजे की वन शुड रिअलाइज व्हॉट ही इज डुईंग अँड व्हॉट ही इज नॉट डुईंग. त्याला कन्सायन्शियस और इनर सेन्स ऑफ रिअलायझेशन. जाणीव असणारा, मराठीत जाणीव असणारा, कन्सायन्शियस, दॅट इज जाणीव, प्रत्येक गोष्टीची जाणीव. जाणीव. ड्युटी बाउंड घेऊ शकतो आपण. ड्युटी बाउंड नो, बिकॉज ऑरम कसे असतात की ते ड्युटी कॉन्शियस खूप असतात, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतात खूप. ऑरम हे अगदी वेगळं पिक्चर झालं. ऑरम से कन्सायन्शियस आहे, डिलिजंट आहे. हा, लाईक ऑरम. परंतु त्याचं पिक्चर टोटली वेगळं आहे. कारण ऑरम्स कन्सायन्शियस का असतात? कारण ते ड्युटी कन्सायन्शियस असतात, त्यांना त्यांची ड्युटी करायची असते फक्त परफेक्टली, दॅट्स वाय दे आर डिलिजंट. बट द ओरिजिनल डिलिजंट पर्सन डझंट हॅव एनी कंपल्शन, दे ऑलवेज डू एनी टाइप ऑफ वर्क, ऑलवेज एनी टाइम. दिस इज कन्सायन्शियस. अंडरस्टँड? येस सर. एम आय राइट? येस सर. सर वर्कोहोलिक मीन्स फिर? वर्कोहोलिक मतलब कंटिन्यूअस इन वर्क, कंटिन्यूअस, उसे वर्क के बिना अच्छा लगता ही नहीं, कंटिन्यूअसली इज इन वर्क, दैट इज वर्कोहोलिक. जैसे कि अगर कोई पर्सन है जो जॉब भी कर रहा है, उसके साथ साथ वो घर पे आने के बाद कुछ एक्स्ट्रा काम करेगा, किसी का काम करेगा, कोई एक्स्ट्रा जॉब करेगा, बट ये जो कर रहा है वो पैसे के लिए नहीं, उसे खाली बैठना, खाली रहना पसंद नहीं है. अगर मैं काम करते रहूं, मैं काम में रहूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं अगर वैसे बैठा रहूं विदाउट वर्क, तो आई बिकम मैड. मैं रह ही नहीं सकता काम के साथ. दिस इज वर्कोहोलिक. और वर्कोहोलिक में भी फिर दूसरा टाइप है इंडस्ट्रियस. अब इंडस्ट्रियस पर्सन ऐसा होगा कि वो काम के साथ साथ बिजनेस, पैसा, मनी ये भी सोचेगा, है ना, कि मुझे और पैसा कहां से आएगा, मैं और क्या कर सकता हूं ताकि मेरा रेवेन्यू बढ़े, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़े. दिस इज इंडस्ट्रियस. तो वर्कोहोलिक और इंडस्ट्रियस में यह फर्क है. कम्स अंडर कॉन्शियस. यस, बोथ आर. सर कन्सायन्शियसचं आता गुगलवर मिनिंग बघितलं, त्याचं नाव आहे कर्तव्य दक्ष. जाणीवपूर्वक, जाणीव, कर्तव्य, यस, एक ही है वो.
पण सर असं कन्सेन्शियस नॉन कन्सेन्शियस ग्रुप भरपूर पेशंट असतात, म्हणजे देर आर मोस्ट ऑफ द पेशंट दोज आर कंटेंडेड की काही करत नाही असतात, यु नो. Yes, So, whole of the humans divided into two, conscientious and non-conscientious. This is genetic trait. एक तो conscientious होगा, नहीं तो non-conscientious होगा. अगर हम इस तरह से जाते तो हमारा मेडिसिन का टोटली आधा ग्रुप हम इस वे से अगर हम एनालाइज करते हैं तो पूरा जो जितना ग्रुप है हमारा 3-4 हजार मेडिसिन का, तो उसमें से आधे मेडिसिन कंसाइंशियस हो जाएंगे, आधे कम ज्यादा हो सकता है. लेकिन हम इतना अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं उसमें कि एट अ टाइम हम हाफ रेमेडीज पे आ जाते हैं. इसीलिए सर ने उसे जेनेटिक ट्रेट्स कहा है, क्योंकि ये अंदर से ही होता है, बाय बर्थ होता है. Sir, this is the first trait to be considered for mentals, no? Diligence. यस. तो मॉरल्स हमने देखा. देन इंटेलेक्ट, जैसे कि हम स्टार्टिंग के डेज में जब हम प्रोडक्टिव होम्योपैथी सीख रहे थे, सर के साथ साथ ही हम सीख रहे थे सिंस 1998. तो स्टार्टिंग में सर ने स्टार्टिंग के डेज में हम हर केस में एलिमेंट्स फॉर्म लेते थे. फिर धीरे धीरे सर ने कहा है कि एलिमेंट्स फॉर्म ओनली एक्यूट में लेना है, क्रॉनिक में नहीं लेना है. तो टोटलिटी में फिर जैसे कि मेंटल डिजीजेस है या फिर कुछ साइकोटिक डिजीजेस है, तो उसमें सर ने कहा था कि इंटेलेक्ट को इंपॉर्टेंट देना है. अब इंटेलेक्ट एक्चुअल में क्या, इंटेलेक्ट करके एक ही रूब्रिक के रेपर्टरी में और बहुत कम रेमेडीज है इंटेलेक्चुअल करके. और इंटेलेक्चुअल में देखो बराइटाकार 3 मार्क्स के लिए है, जो हम बराइटाकार को कभी इंटेलिजेंट नहीं समझते, राइट. लेकिन बराइटाकार इज आल्सो इंटेलिजेंट, ही इज आल्सो इंडस्ट्रियस, वर्कोलिक. लेकिन वो उससे फील्ड में वर्क करेगा जिसमें जो वर्क उसे आता है. अगर उसे हम कुछ नया टास्क देते तो वो वहां पे कोलैप्स हो जाएगा, नहीं मैं नहीं कर सकता. आप देखो जब नए नए कंप्यूटर्स आए थे, तब जब गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला कि हर गवर्नमेंट ऑफिसेस में कंप्यूटर अभी स्टार्ट हो जाएंगे और हर किसी को कंप्यूटर पे ही वर्क करना पड़ेगा. तो उन्होंने तब गवर्नमेंट ने सबके लिए फ्री कोर्सेस चालू किए थे. जिसको भी जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप जाके फ्री कंप्यूटर सीख के आ जाओ, उसका पेड गवर्नमेंट करेगा. लेकिन जो लोग बराइटा थे उन्होंने फटाफट रिजाइन कर दिया, क्योंकि वो नई चीज सीखना ही नहीं चाहते थे. तो ये हो गए नॉन कंसाइंशियस, नॉन डिलीजेंट पर्सन लाइक बराइटा. बट बराइटा इज इंटेलिजेंट. सर हमेशा बोलते थे कि बराइटा लाइक अ सर्जन, है ना, उनको एक ही काम आता है, काटना. तो बराइटा एक ही काम करेगा, लेकिन इतना परफेक्टली करेगा कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता. वो एक ही काम में बहुत मशहूर होता है, दैट इज बराइटा. लेकिन उसको अगर उसके अलावा दूसरा काम दो, नहीं जमेगा. दिस इज बराइटा, right? He doesn't have to use his brains. Yeah. So this is intelligent. The knowledge craving intellectual person writing intelligent stories, novels, articles, books can be differentiated from people lacking in intellect, like Hellebras, Buffo, Ethusa and other foolish idiotic remedies. तो ये होता है intellect. Intellect people will never sit silent or quiet. वो ऑलवेज कुछ ना कुछ करते रहेगा. तो इंटेलिजेंट हम रूब्रिक कब ले सकते हैं, इंटेलेक्चुअल रूब्रिक कब लिख सकते हैं, जब आप हिस्ट्री में देखते हैं कि ये पर्सन ने इसके लाइफ में कितना प्रोग्रेस किया, है ना, ये क्या था और क्या बन गया. दिस इज इंटेलेक्चुअल. ओके. सो दीज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, विल, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट, आर इनेक्ट जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ये प्रोमिनेंट, they are the most important rubric to be considered for deciding the CET. तो हमने स्टार्टिंग के डेज में देखो 1998 से तो 2003-4 तक खाली ये रूब्रिक्स लेके इतने अच्छे रिजल्ट दिए. डिलीजेंट है, नॉन डिलीजेंट है, हॉटी है, माइल्ड है, टिमिड है, माइल्ड प्लस टिमिड. हमने ऐसे फॉर्मूलेज बना लिए थे. सर ने एक्चुअली तब सिखाए थे कि माइल्ड प्लस टिमिड प्लस हॉटी है तो कौन से रेमेडीज आएंगे. देन करेजियस है बट एंग्री है, तो इस टाइप में कौन से रेमेडीज आएंगे. इस टाइप से हमने कितने सारे ऐसे
फट से मेडिसिन आते थे, पेशेंट डे का मेडिसिन आते थे और इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट आए उस पीरियड में भी। तो सर ये वो चीजें हम लोग सिखा सकते हैं क्या सर? अभी होम्योपैथी में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया। ठीक है सर। वो दिन तो हम भी अभी याद करते ना, तो इतना मजा आता है कि क्या दिन थे वो सही में। सो दीज आर द 3 points: morals, will and intellect. So these are the genetic traits, most important genetic traits, and we can take these rubrics if these are present. अगर ये उसमें एक्चुअल में प्रेजेंट है तो आप इन रूब्रिक्स को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। नेचुरल ट्रेट्स, नेचुरल ट्रेट्स आर अनडिजीज। यस, नेचुरल ट्रेट्स आर अनडिजीज। सर हमेशा कहते हैं कि अनडिजीज सिम्टम लो, क्योंकि वी ट्रीट द मैन इन डिजीज, इसलिए अनडिजीज सिम्टम लो। सो दैट आर द नेचुरल ट्रेट्स। सो अनडिजीज बट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। एवरी इंडिविजुअल इज अ बंडल ऑफ ट्रेट्स. For example, timidity, courageousness, cowardice, religiousness, deceitfulness, mildness, contentedness, discontentedness, haughtiness, obstinacy, yielding. Combinations of these characters in various permutations are what decide the emotional reactions of an individual and the diseases he is supposed to suffer from. Yes. So these are non-disease traits. That is the natural traits. अगर कोई पर्सन है पहले टिमिड था, नाउ ही बिकम करेजियस, बोल्ड, देन जो अभी है दैट इज द बोल्डनेस, करेजियसनेस, इट इज डिजीज्ड. ये आफ्टर डिजीज हुआ तो इट इज डिजीज्ड, लेकिन उसका नेचुरल ट्रेट्स हुआ माइल्डनेस. सर से टेक द natural traits, that is undiseased state, undiseased symptoms, undiseased rubrics. क्योंकि we treat the man in disease, तो हमें उस मैन को ट्रीट करना है तो उसके वो सिम्टम्स लो. अगर आपको डिजीज ट्रीट करना है तो फिर आफ्टर डिजीज जो सिम्टम्स आए, जो ट्रेट्स आए, जो चेंज हुए, वो उसे आप पिकअप करो. राइट? यस. तो ऑलवेज सी द नेचुरल ट्रेट्स. बट हैनेमन क्या कहता है हमें बाद में लेटर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हैनेमन के ऐसे एक्सलेंट एक्सप्लोजन्स है इसके लिए एडिशन 5th में और एडिशन 6 में. क्योंकि अगर अभी वो कह दिया तो डिबेट का पार्ट हो जाएगा, और अभी इतने जल्दी हमें डिबेट नहीं करना है. यस, कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, क्योंकि हैनेमन ने कहा है एक्चुअल में कि जो आपको दिख रहा है वो पिकअप, जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है वो पिकअप करो. ओके, तो अगर आप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलम देना चाहते हैं तो आपको अनडिजीज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा. उसके नेचुरल ट्रेट, जेनेटिक ट्रेट्स पे आपको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा. सो रिएक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल टू different situations in life help us to analyze the natural trait in the person. After death of a loved one, how the person reacted to the news, whether it was sadness for the loss or was it anger for not being able to do anything to prevent the loss, or whether he blames himself for the whole situation, or whether the individual is completely indifferent to the loss. All these circumstances help us to understand the natural trait of the individual. From the above circumstances, we come to know whether the person has tremendous anger or is easily grieved. Does he have anxiety of conscience, or he is completely indifferent or apathetic to the loved one? क्या रिएक्शन थी उसकी? जैसे उसने बैड न्यूज सुनी, क्या रिएक्शन हुई? ग्रीव, फियर, शॉक, एंगर, एंजाइटी, कंसाइंशियस, दैट इज गिल्ट फीलिंग. तो हमें वो ट्रेट लेना है जो उस वक्त आया, और वो वही आ सकता है जो उसका इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जेनेटिक है. दैट इज द नॉन डिजीज कैरेक्टर्स. देन इमोशंस, इमोशनल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एंगर, सैडनेस, fear, anxiety, feelings, sensations, urges, drives, illusions, delusions are disease manifestations. Nevertheless, they are always as a result of the natural traits.
will, moral, intellect, and sensitivity of the individual constitutions, they may form core of the mind, but not man as a whole. They may lead you to the right simillimum, provided the remedy indicated by them covers the will, intellect, thermals, thirst, generals, and the other natural traits. So हमें emotional symptoms नहीं लेने चाहिए, हमें उसके feelings नहीं लेनी चाहिए. सर का कहना है कि go through the natural traits, undiseased. तो feelings always change हो सकती है because of neurotransmitters. So one cannot give a patient Baraita cup just because he feels helpless everywhere. He has to be mentally, physically, and generals wise Baraita, yes. तो हमें लग रहा है कि ये बराइटा जैसा दिख रहा है, ये बराइटा जैसा ही सब बातें करता है, तो वो हमें लग रहा है, आवर फीलिंग, बट हमें लग रहा है करके वो बराइटा नहीं हो सकता. आपको सिस्टमेटिकली ही जाना पड़ेगा, उसके मेंटल्स लेके, फिजिकल्स लेके, जनरल्स लेके, होल केस लेके अच्छा एनालाइज करके जब अगर बराइटा आता है देन ही इज बराइटा. सर मतलब इमोशनल रिएक्शन के ऊपर रेमेडी बेस नहीं करना है, एंगर, सैडनेस के ऊपर. ये इमोशंस है, रिएक्शन के ऊपर हमें करनी है, लेकिन इमोशनल रिएक्शन नहीं, उसके जेनेटिक रिएक्शंस, जेनेटिक ट्रेट के ऊपर. जैसे अगर कोई पर्सन, जैसे कि बैड न्यूज हुई और वो पर्सन शॉक हुआ, कुछ देर के लिए कुछ बात ही नहीं की, तो दिस इज एलिमेंट फ्रॉम शॉक होगा. एंगर इज आल्सो रिएक्शन. एंगर इज आल्सो रिएक्शन, बट आप इमोशनल रूब्रिक्स ले रहे हैं कि ही इज अ एंग्री पर्सन, देन इट विल बिकम रॉन्ग. ओके, है ना. तो आपको उसका एंगर, ये उसका सिम्टम नहीं लेना है, लेकिन एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, अगर वो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर की वजह से अगर उसको कुछ होता है, तब आपको एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर लेना है, उसकी रिएक्शन नहीं. लेकिन सर रिएक्शन वीपिंग इन सैडनेस, तो वैसे रूब्रिक्स को इम्पोर्टेंस नहीं देना है क्या? देखो, वीपिंग जैसे कि कोई पर्सन बचपन से ही अगर थोड़ा सा कुछ होगा तो रोना शुरू, देन दैट इज द हिज कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, वीपिंग डिस्पोजिशन, राइट. लेकिन अगर आप ये रूब्रिक्स लेने के बजाय अगर आप और दूसरे कुछ डिस्पोजिशन उसके देखते हैं, क्योंकि वीपिंग अगर लेडीज है तो उसके लिए वो कॉमन हो जाता, फिर आपको वहां एनालाइज करना पड़ेगा कि मोस्टली लेडीज के लिए ये कॉमन सिम्टम है, तो फिर वो इमोशन होगा, उसे लेफ्ट कर दो. लेकिन वही पर्सन अगर जेंट्स है, मैन है, और उसमें थोड़ा सा कुछ होगा कि रोना शुरू, देन इट इज बिकम नेचुरल ट्रेट, क्योंकि वो अनकॉमन हो गए, है ना. क्योंकि मोस्टली मैन नेवर विल क्राई, बट वही उसकी डिस्पोजिशन है, बचपन से भी थोड़ा सा भी कुछ होता है तो इसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोना शुरू कर देता है, तो देन वीपिंग डिस्पोजिशन वहां आप ले सकते हैं. लेकिन वो डिजीज सिम्टम कब होगा, इमोशन चेंज कब होंगे, अगर उसे डिजीज के बाद कुछ हो रहा है, देन इट बिकम इमोशनल सिम्टम. कैसे कि अब उसे डर लगने लगा इसलिए वो रोना शुरू कर दिया, नाउ इट बिकम्स इमोशंस. तो हमें जो है वो थ्रो एंड थ्रो वाला देखना है, सिंस बर्थ देखना है, कि सिंस चाइल्डहुड देखना है कि बचपन से ये कैसा है. लेकिन वही उसमें भी हमें ये देखना है कि कॉमन क्या है, हमें कॉमन छोड़ देना है, अनकॉमन क्या है वो देख के उसे पिकअप करना है. सर मतलब जो पहले तीन है ना, व्हील, इंटेलेक्ट और मॉरल्स, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है ना, क्योंकि ये डिजीज से पहले ही है ना. यस, ये जेनेटिक ट्रेट्स है, राइट. हाँ हेलो. यस हेलो सर. हाँ सर, डिलूशन रूब्रिक है तो हम लोग तो लेते ही है ना, एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट, एंजाइटी डिजीज अबाउट, फियर मिसफॉर्चून, तो हम लोग. मैं वही देख रहा था कि किसी ने इस पे क्यों नहीं क्वेश्चन किया, मैं वही सोच रहा था, इसलिए मैं थोड़ा डिले करते जा रहा था कि दिस इज वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन. तो डिलीजेंट, इल्यूजन, डिल्यूजन और एंजाइटी, हेल्थ एंजाइटी चिल्ड्रेन, फियर मिसफॉर्चून, ये सब तो इमोशन ही है ना सर. यस सर ने नहीं, फियर आप इमोशंस भी है और वो रिएक्शन भी है. एलिमेंट्स फ्रॉम फियर एंड फ्राइट. अगर कोई पर्सन जैसे कि अगर एखादा
मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड है और उसकी मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टोटल फियर फ्राइट में थी, दैट इज डेलिरियम फ्राइटफुल, ये रूब्रिक वहां ले सकते हो। अभी वहां इमोशन नहीं हुआ, वो तो कंडीशन थी ही उसके माइंड पे, वो उस कंडीशन में थी, उस डेलिरियम में थी, उस स्टेट में थी, इसलिए वो उसके इफेक्ट वैसे होके बेबी पे होके बेबी एबनॉर्मल बनी। तो वहां पर हम ये ले सकते क्योंकि अभी वो कैसा एलिमेंट्स फॉर्म हो गया वो रूब्रिक, राइट? यस जी सर। तो डिलूजन इल्यूजन सर ने कहा है कि दीज आर फीलिंग्स। तो हमें लगता है, हम सोच रहे हैं, जैसे कि या फिर कोई कॉलेज बॉय है, कॉलेज गर्ल है, उसने लड़की ने किसी लड़के को देखा और उसके प्यार में वो आ गई, या फिर लड़के ने किसी लड़की को देखा और उसको उसके साथ अट्रैक्शन हो गया, लव हो गया, है ना। फिर वो डिल्यूजन में जाता है ना, कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ये फिर उसके बारे में सोचता रहता है, मैं उसको ये गिफ्ट दूंगा, मैं यहाँ मिलूंगा, मैं वहां जाऊंगा, ये कैफे में जाएंगे, है ना, ये टॉकीज में जाएंगे, यहाँ मिलेंगे। तो वो जो स्टोरी बना रहा है माइंड में, जो विजुअलाइजेशन कर रहा है, जो डिल्यूजन्स उसके माइंड में थॉट्स में आ रहे, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज इमोशंस। उसके अंदर क्या जागा? प्यार, दैट इज इमोशन, लव। तो उस वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं, ये हमें नहीं लेना है, एंड दीज आर द साइकोटिक। तो डिल्यूजन इल्यूजन डेलिरियम हमें कब लेना है? जब वो सिपिलिटिक में होते हैं, जैसे कि सिपिलिटिक स्टेज है या फिर कोई सिपिलिटिक डिजीज है और वहां पे कोई पर्टिकुलर डिल्यूजन मिल रहा है, जैसे कि डिल्यूजन फॉर एक्स्ट्रा सेंसेस के लिए कुछ डिल्यूजन है, तब हमें उसे पिकअप करना है, दैट इज द सिपिलिटी। फिर वो इमोशन नहीं होगा वहां पे, राइट? अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ कि नहीं? समय लगेगा सर, है ना। मतलब जैसे वर्ड एक ही है सर, कहीं पे हम, जैसे आपने लव वाला स्टोरी बोला है, तो वहां उसकी वजह से, उस इमोशन की वजह से वो कल्पना कर रहा है, इसलिए उसके मन में थॉट प्रोसेस आ रहा है। तो हमको उसको नहीं लेना क्योंकि वो उस वजह से हो रहा है। लेकिन बहुत सारा, जैसे आपने बड़े बड़े केस जो होते हैं सब डिल्यूशन पे, परसेप्शन पे ही लिया जाता है। तो अच्छा, उसकी वजह से बीमारी होता है इसलिए हम लेते हैं, जैसे डिल्यूशन, डिजर्टेड फीलिंग, मतलब उसको लगा कि ऐसे हो जाएगा, और सेकेंड फीलिंग, ये होता है, बीमारी आती तब अपने को लेना है, बाद में उसको लग रहा है तो नहीं लेना है। जी जी, जैसे कि ओके, जैसे कि अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर का पेशेंट है, राइट, या फिर कोई अदर कोई एनी डिजीज आप लो जो सिपिलिटिक है, प्योर सिपिलिटिक, उस पेशेंट में अगर किस टाइप के लिए डिल्यूजन है कि जैसे कि वो सोच रहा है कि आई एम गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग टू डाई, मैं अभी मरने वाला हूं, बराबर है। लेकिन वो उसके आगे की भी स्टेज देख लेता है, फिर मैंने मेरे एड ऐसा देखा, मुझे ऐसा हुआ था, है ना, फिर मेरे इसमें ये लोग आए, वो लगा, ये सब क्या है? ये डिल्यूजन्स है। अगर वो रूम में सोया है और उसको लग रहा है कि मेरे आजू बाजू में सब पेशेंट सब बैठे हैं, या फिर कोई मुझे लेने आया है, फिर मेरे रूम में कोई तभी प्रेजेंट है जो मुझे लेने आया है, दिस इज डिल्यूजन। तो उस कंडीशन में हमें, क्योंकि वो सिपिलिटिक कंडीशन में है और गोइंग टू डाई है, एकदम क्रिटिकल केस है, अगर उसमें इस टाइप का डिल्यूजन हो रहा है तो हमें वो पिकअप करना है, क्योंकि हमें अभी उस कंडीशन से उसे बाहर करना है। अगर उसके माइंड में वो चल रहा है इतना स्ट्रॉन्ग सिपिलिटिक, तो वो बॉडी में आके कभी भी एंड हो सकता है, डेथ हो सकती है। इसीलिए अभी हमें उस स्टेज से उसे निकलना है, तो वहां पे वो हमें कंसिडर करना है, क्योंकि इट इज प्योर सिपिलिटी। लेकिन सर अगर केस साइकोटिक हो या सोरिक हो, फियर ऑफ डेथ आ रहा है, उसको तब क्या करेंगे सर? फियर ऑफ डेथ लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे, फियर भी तो इमोशन है। जरूर लेंगे। सिंपल केस है और फियर ऑफ डेथ ले रहे, फियर ऑफ डेथ आ रहा है ना, फियर ऑफ डेथ है या फिर ड्रीम्स ऑफ डेथ आ रहे हैं, और सिंपल सोरिक केस है, तो नाउ दिस केस नाउ गोइंग टू सोरा टू सिपिलिटी इन द कॉन्शियस लेवल, मतलब सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड। तो वहां पे सिपिलिटिक स्टार्ट हुआ, वो बॉडी में कभी भी एंटर कर सकता है, इसलिए हमें वहां से उसको निकालना है फट से। तो ऐसे कंडीशन में आप वो फियर ऑफ डेथ ले सकते हो। अब यहाँ पे फियर ऑफ डेथ, यहाँ पे आप जो फियर कंसिडर कर रहे हैं, इट इज नॉट इमोशन, इट इज डिल्यूजन। वो डिल्यूजन में जा रहा है कि मैं मरने वाला हूं,
डिलूजन भी तो नहीं लेना है, डिलूजन में जा रहा है लेकिन डिलूजन भी तो नहीं लेना है, चोरी केस में हमको डिलूजन भी नहीं लेना है। आप फियर ऑफ डेथ ले सकते हैं। हम लोगों को समय लगेगा सर, लग रहा है। ओके तो अभी तो अपनी ये स्टार्टिंग ही है ना, अभी तो सेकंड बुक ही है, जैसे जैसे आगे जाएंगे और क्लियर अप होते जाएगा, राइट, और बहुत कुछ क्लियर होने का बाकी है। सर यही सोच रहे हैं कि साल भर तक छोड़े ना लेक्चर, जो है चलता रहे, जितना वीकनेस है सब खत्म हो जाए इसमें, इसीलिए क्वेश्चन करते रहते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा और इंटरेस्ट बढ़ेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, तो हम इतना फिनिश कर लेते हैं अभी। Reactions in the form of anger, sadness, fear, anxiety, feelings, sensations, urges, drives, illusion, delusions are disease manifestation. Nevertheless, they are always as a result of the natural traits, will, moral, intellect, and sensitivities of the individual constitution. They may form core of mind. Yes, core of mind का है सर ने, but not man as a whole. They may lead you to right simillimum provided by remedy indicated them covers the will, intellect, thermal thirst, generals. Yes, तो इसको सर ने कोवर इसलिए कहा है, यहाँ पे होल नहीं कहा, क्योंकि आपको बॉडी भी कंसिडर करनी पड़ेगी, उसका फंक्शन भी कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब पर्टिकुलर जनरल्स भी आपको कंसिडर करने पड़ेंगे, तब जाके वो होल ऑफ द मैन होगा। ओनली मॉरल इंटेलेक्ट ले लिए और प्रिस्क्राइब कर दे, नो। One cannot give a patient Baraita cup just because he feels helpless everywhere. He has to be mentally, physically, and generals wise Baraita cup. He has to have natural traits of Baraita cup like timidity, bashfulness, though sometimes intellectual lack of fertile mind, thinking powers, etc. He has to be chilly, thirsty with round features, and above all, he has to be miasmatically so. मतलब यहाँ पे हमें ऑल मेकअप्स मिलाना है, उसे मेंटल रूब्रिक्स लेके ओनली नहीं चलेगा, आपको फिजिकल जनरल्स, डिजीज सिम्टम्स आल्सो एंड माइजमेटिक सिम्टम्स आल्सो, तब जाके उसका वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम होगा। ओके, द नेचुरल ट्रेट्स आर ऑब्टेन इन हिस्ट्री बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट। यस, ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग, डिडक्शन फ्रॉम रिएक्शन टू वेरियस इंसिडेंट्स इन लाइफ। यस, तो होल लाइफ के इंसिडेंट्स हमें देखना है और उसमें से सिम्टम्स पूरे एक बार टोटली ले लो, उसमें से फिर डिडक्ट करते जाओ, एनालाइज करते जाओ कि विच सिम्टम इज मोर इंपॉर्टेंट एंड विच इज लेस इंपॉर्टेंट, तब जाके हम एग्जैक्ट रूब्रिक पे पहुंच सकेंगे। देन sensitivity, any special sensitivity to rudeness, reprimand, criticism, insult, social position, etc. reflects again on the natural traits. इन सेंसिटिविटी हमने फर्स्ट केस टेकिंग में देखा कि फिजिकल सेंसिटिविटी एंड मेंटल सेंसिटिविटी, बोथ सेंसिटिविटीज आर इंपॉर्टेंट। सेंसिटिविटी लेना ही है, अगर है वहां पे तो 100% लेनी ही है। देन अटैचमेंट, इफ मार्क clinging to mother, lover, friend, dog, children forms an important rubric for attachment. That is the attachment. किस चीज से अटैचमेंट है, किस टाइप की अटैचमेंट, कैसी अटैचमेंट है, अटैचमेंट के बाद डिजायर क्या है, ये सब चीजें देखना है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट के लिए भी बहुत सारे रूब्रिक्स माइंड में, लेकिन वो अटैचमेंट करके नहीं, तो उसको आपको एग्जैक्टली समझना पड़ेगा कि दिस इज द टाइप ऑफ अटैचमेंट। जैसे कि क्लिंगिंग, छोटे बच्चे होते हैं जो एक आधी चीज लेके ही सोएंगे, उसके सिवा सोएंगे नहीं। पेरेंट्स का हाथ चेस्ट पे, एब्डोमेन पे होगा तो ही सोएंगे, नहीं तो सोएंगे। दिस इज अटैचमेंट, क्लिंगिंग, हैबिट्स। तो इसमें आपको हैबिट्स और अटैचमेंट में भी आपको कंपेयर करना है कि ये हैबिट डाली गई इस टाइप की कि इसको एक्चुअल में वो है। अगर हैबिट है तो आपको वो हैबिट नहीं लेनी है, उसे लेफ्ट करना है। तो आपको सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये हैबिट है कि एक्चुअल में अटैचमेंट है। सो दीज आर द मेंटल ट्रेट्स, जेनेटिक्स ऑफ मेंटल सिम्टम्स। ओके, सो कल हम देखेंगे मेकअप ऑफ मैन, सॉरी जनरल मेकअप ऑफ मैन। जनरल मेकअप में जनरल सिम्टम्स हम कल देखेंगे।
जेनेटिक्स ऑफ जनरल। तो टुडे हम लेंगे द टिप ऑफ द डे, और आज की टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको बहुत अच्छा नॉलेज देके जाएगी। सो आपके पास अगर ऑर्गेनन की बुक है तो आप निकाल सकते हैं एफोरिज्म नंबर 94। तो 94 में इट इज द पार्ट ऑफ केस टेकिंग। 94 में डॉक्टर हैनेमन क्या कहते हैं केस टेकिंग के लिए? व्हाइल इंक्वायरिंग इनटू द स्टेट ऑफ क्रॉनिक डिजीज, व्हाइल इंक्वायरिंग इनटू द स्टेट ऑफ क्रॉनिक डिजीज, मतलब क्रॉनिक डिजीज में जब आप हिस्ट्री लेते हैं, केस टेकिंग करते हैं क्रॉनिक डिजीज के लिए, द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पेशेंट, पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस मतलब पेशेंट किस सर्कमस्टेंसेस में लाइफ बिता रहा है, किस सर्कमस्टेंसेस में वो रहता है, किस सर्कमस्टेंसेस में वो उसका वर्क करता है, फैमिली के सर्कमस्टेंसेस कैसे, ऑफिस के सर्कमस्टेंसेस कैसे, उसके सराउंडिंग्स के सर्कमस्टेंसेस कैसे, with regard to his ordinary occupation. Again, regards with his ordinary occupation. उसका क्या ऑक्यूपेशन है, वो किस टाइप का ऑक्यूपेशन काम करता है, किस टाइप से वो वर्किंग में है। तो देखो ये चीजें अच्छी तरह से समझ लो कि ये यहाँ पे हैनेमन ने क्यों दिया है। इसका आगे वो लिखता है बहुत अच्छा, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें सर्कमस्टेंसेस क्यों देखना है, ऑक्यूपेशन क्यों देखना है, हिज यूजुअल मोड ऑफ लिविंग एंड डाइट, हिज यूजुअल मोड ऑफ लिविंग एंड डाइट, वो किस टाइप से लाइफ जी रहा है, किस टाइप से उसका लिविंग है एंड उसका डाइट। तो बहुत हाई क्वालिफाइड है, हाई फाई फैमिली से है और एक एकदम इकोनॉमिकल फैमिली से है, तो दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड एकदम डिफरेंट रहेगा, दोनों का डाइट कंजम्पशन एकदम डिफरेंट रहेगा, डाइट टाइप ऑफ डाइट एकदम डिफरेंट रहेगा। इस डोमेस्टिक सिचुएशन, उसकी डोमेस्टिक सिचुएशन कैसी है ना, मराठी में उसके घरगुती कंडीशन कैसी है, फैमिलियर कंडीशन कैसी है, उसके डोमेस्टिक अफेयर रिलेशंस कैसे हैं, एंड सो फोर्थ मस्ट बी वेल कंसिडर्ड एंड स्क्रूटिनाइज्ड। ये हर चीज हमें देखनी है, ऑब्जर्व करनी है, पूछनी है एंड कंसिडर करनी है, और उसे बहुत अच्छी तरह से स्क्रूटिनाइज करना है। अलग अलग चीज आप ऐसे केस टेकिंग में लिख सकते हैं कि इस टाइप का इसका ये सिचुएशन है, डोमेस्टिक उसका सिचुएशन इस टाइप से, उसका ऑक्यूपेशन इस टाइप से, ऑक्यूपेशन उसमें क्या क्या चीजें डेली हो रही है, क्या क्या चीजें वो डेली फेस करता है, वो सब चीजें क्या क्या सर्कमस्टेंसेस से वो जा रहा है, ये सब चीजें हमें देखना है, एज टू असर्टन व्हाट देयर इज इन देम that may tend to produce or to maintain disease। अब समझ में आया कि ये सब चीजें हमें क्यों पूछनी है, इन सभी चीजों पे हमें क्यों ध्यान देना है, क्यों हमारा पूरा कंसंट्रेशन उस पे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। What there is in them that may tend to produce or to maintain disease। हमें उसमें से ये ढूंढना है, ये चीज ऑब्जर्व करना है, ये चीज फाइंड आउट करना है कि इन चीजों की वजह से तो इसको ये डिजीज नहीं हुआ, इन बातों की वजह से, इन सर्कमस्टेंसेस की वजह से, इन ऑक्यूपेशन, डोमेस्टिक सिचुएशन, लिविंग एंड डाइट मोड की वजह से इसको ये प्रॉब्लम हुआ है, उस वजह से ये सफर कर रहा है क्या। देन हैनेमन क्या कहता है, अगर ऐसा है, इन बातों की वजह से ये डिजीज से सफर हो रहा है, ये डिजीज उसे हुआ है, तब क्या करना है, मेंटेन डिजीज इन ऑर्डर दैट बाय देयर रिमूवल द रिकवरी में बी प्रमोटेड। देखो, तो हमें इन चीजों को हटाना है, इन चीजों को उसके लाइफ से उसे अवॉइड करने के लिए कहना है, उसको उन बातों से, उन चीजों से दूर रहने को कहना है, तब जाके इन ऑर्डर दैट बाय देयर रिमूवल द रिकवरी में बी प्रमोटेड, नो नीड ऑफ मेडिसिन। अगर हम
इन चीजों को हटा देते हैं तो रिकवरी वहां पे हो जाएगी, मेडिसिन देने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये चीज आपको समझ में आई क्या? सबसे पहिले बोलिए। यस पल्लवी। हो सर, हे समजलं. म्हणजे ह्याच्याशीच रिलेटेड मला एक प्रश्न पडला की असे इमोशनल पण कॉजेस असतात काही पेशंटमध्ये. Yes. म्हणजे फॅमिली हिस्ट्री, सगळीच फॅमिली आपल्याकडे असते आणि Yes. मग तेव्हा आपल्याला सगळ्यांची हिस्ट्री माहिती असते. मग आपण अशा वेळेस त्यांना इमोशनल सल्ला काही द्यायचा का? काउन्सिलिंग. काउन्सिलिंग. येस. तुम्ही तिथे मेडिसिन देण्याची गरज नाही, तुम्ही काउन्सिलिंग करा. तो फॅक्टर त्यांच्या लाईफ मधून गेला ऑटोमॅटिकली त्यांचा तो डिझीज निघून जाईल, रिकव्हरी होऊन जाईल. अशा वेळेस मेडिसिन द्यायचीच नाही, म्हणजे एसएल देऊन आपण Yes, counseling करायचं. SL, you can prescribe SL and counsel the patient properly, then he will be cured. तर बहुत ही सुंदर कहा है ये 94 में हैनेमन ने, बहुत ही एक्सलेंट कहा है. इतना बढ़िया नॉलेज इससे मिलता है कि ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं. अगर हमें स्टार्टिंग में ही हिस्ट्री की ये सब चीजें अगर ध्यान में आ जाती है तो अनवांटेडली क्यों हम ढूंढते रहते हैं पेशेंट से कि ये रूब्रिक मिलने को ना, इस टाइप का मिलने को ना, ये डिजीज है, फिर इस टाइप के रूब्रिक्स लेना है, ये करना है. हम हमारा भी टाइम गंवाते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते हैं ज्यादा सोच के. राइट. तो इस पे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता कि विदाउट मेडिसिन ये सब कैसे क्योर होता है. तो देखो, सपोज अब जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे मेडिसिन के साथ एलोपैथिक मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर कोई पेशेंट बहुत ही जॉइंट पेन्स है, बॉडी पे स्वेलिंग आती है, ब्रेथलेसनेस होता है, तो ऐसे कंडीशन में हमने हिस्ट्री लिए, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल से मिनिमम निकाला, मेडिसिन दिए, 3 महीने 4 महीने 6 महीने हो गए, पेशेंट डोज लेता है, थोड़ा बहुत आराम हो जाता है, अगेन नेक्स्ट फॉलोअप में वही सिम्टम. एक बार रिपीटेशन हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, नो इफेक्ट, एज इट इज. मेडिसिन ले, अच्छा लग रहा है, वापस सिम्टम कम बैक हो रहे. देन वापस हिस्ट्री लिए, वापस रिकंसिडरेशन किया, लेकिन वही प्रॉब्लम. तो अभी हमें इसके डिटेल में जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा, हमारी रेमेडी गलत हो रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं निकाल पा रहा है, या फिर पेशेंट कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं करके ये सब हो रहा है. ये सब करने के बाद भी ये समझ में आ रहा है कि नहीं, हिस्ट्री तो बराबर दी है, क्योंकि 1 नहीं 2 बार रिपीट हो गई, हिस्ट्री बराबर है, कंसिडरेशन सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक्स बराबर है, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन बराबर है, लेकिन मेडिसिन का वहां वर्क ही नहीं है, मेडिसिन का वहां काम ही नहीं है. क्योंकि जो सिम्टम्स आए हैं बिकॉज ऑफ हिज ऑक्यूपेशन, बिकॉज ऑफ हिज डोमेस्टिक सर्कमस्टेंसेस, डोमेस्टिक उसका जो भी यूजुअल मोड है, लिविंग है, डाइट है, उसकी वजह से प्रॉब्लम. क्योंकि ये अगर कोई लेडी है और वो दैट लेडी इज बिलोंग टू हाई सोसाइटी और उनके यहाँ बाहर निकलना मना है, नॉनवेज खाना मना है, तो ऐसे पेशेंट में ये जो सब हो रहा है बिकॉज ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी, उसकी वजह से हो रहा है. तो इस पेशेंट में अगर जो भी विटामिन डी के कंटेंट फूड है, जिसमें भी विटामिन डी होता है, वो उनके डाइट में आता ही नहीं. लिविंग मोड ऐसा है कि ये बाहर जाते नहीं, सनहीट कभी एक्सपोज होती नहीं. जो चावल होता है जिसमें विटामिन डी होती है, वो होता है चावल एकदम जो बेसिक चावल होता है, एकदम सस्ता वाला, जिसे हम गवर्नमेंट जो राशन के दुकान जो होते उस पे मिलता है, विदाउट पॉलिश. यस, विदाउट पॉलिश. यस, विदाउट पॉलिश, जो चिकट होता है एकदम, है ना, उसमें विटामिन डी होता है. और ये हाई स्टैंडर्ड पर्सन, जो हाई लेवल के फैमिलीज होती हैं, उनके यहाँ ये चावल खाते नहीं. उनके यहाँ होता है जो एकदम बिरयानी टाइप वाला चावल, लंबा लंबा, जिसमें विटामिन डी होता नहीं. तो उस लेडी में विटामिन डी जाएगा कहां से, है ना. जैसे कि मोस्टली मारवाड़ीज, ब्राह्मण जो नॉनवेज खाते नहीं, उनको
विटामिन डी मिलेगा कहाँ से, मतलब फिश वगैरह। तो ऐसे लेडीज में विटामिन डी बन ही नहीं रहा, तो जिसकी वजह से कैल्शियम डिपोजिशन हो ही नहीं रहा है, एब्सॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, तो विटामिन डी और कैल्शियम बॉडी से मिलेगा कहां से? हम मेडिसिन दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें विटामिन डी तो है ही नहीं, कैल्शियम है ही नहीं, हम ट्रीट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को जेनेटिक मेडिसिन देके, और उसके डाइट में ये नहीं, तो विटामिन डी और कैल्शियम आएगा कहां से? तो ऐसे केसेस में डॉक्टर हैनेमन ने कहा है, तो ये चीजें अगर हम हटा देते, हम एक तो आप उसका लिविंग स्टैंडर्ड सुधारिए, या फिर ऐसे कंडीशन में हैनेमन ने कहा है कि उसे आप सप्लीमेंट दे सकते हैं, फिर आप यहाँ पे सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी या फिर आप कैल्शियम दे रहे हैं, इट इज नॉट अ हार्मिंग हिज कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट हार्मिंग। आप मेडिसिन देके उसका डाइजेशन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एब्सॉर्प्शन के लिए अंदर इंटेक में तो होना चाहिए ना, तब जाके वो कैल्शियम लेवल बढ़ेगी, विटामिन डी लेवल बढ़ेगी, लेकिन उसके डाइट में है ही नहीं। इसलिए इंप्रूव द डाइट, इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड, improve the circumstances, improve his occupation, then he will cure automatically without medicine. So understand, got it? Yes. Remove the maintaining cause. Yes, remove the maintaining cause. So शीतल सोनी, आप पूछ सकते हैं, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी। सर अगर शिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, तो जनरली एक मेरे पास पेशेंट है, तो उसको ऐसे डिल्यूजन आता है कि समवन अटैक विथ हर, या उसके बॉडी पार्ट्स कट हो रहे हैं, या कोई आजू बाजू के लोग उस पे हंस रहे हैं। तो ये सर ऐसे केसेस में जनरली ये सब चीजें डिल्यूजन या डिलीरियम लेना है या नहीं? नो नो नो, डिल्यूजन डिलीरियम आपको सिजोफ्रेनिक में नहीं लेना है। वहां पे सर ने मोस्टली कहा है कि इंटेलेक्ट ढूंढो क्या है। इस केसेस में हमें सोरा पकड़ना है उसका, मतलब कि वो कहाँ से उसको ये वो पकड़ना है, और जो स्ट्रॉन्ग सिपिलिटिक अगर उसमें कुछ बहुत ही रेयर पिक्यूलियर दिखता है तो उसे पिकअप कीजिए। तो ये पॉइंट समझ में आया। इसका और एक एग्जांपल आपको देता हूं कि जैसे कि बहुत से डिजीज बिकॉज ऑफ ओबेसिटी होते हैं, ओबेसिटी बढ़ने की वजह से वो आते हैं, क्योंकि यहां पे हैनेमन ने कहा है कि लिविंग स्टैंडर्ड, हिज यूजुअल मोड ऑफ लिविंग, उसका यूजुअल मोड ऑफ लिविंग एंड डाइट कैसा है, ये अगर प्रॉपर नहीं है तो वो डिजीज आप कितने भी मेडिसिन दो वो क्योर नहीं होगा। आपको पहले ये इंप्रूव करना पड़ेगा, तब जाके वो क्योर होगा। मैं मेरा सेल्फ का एग्जांपल देता हूं। मेरा वेट 86 हुआ था, और 86 होने के बाद मुझे गाउट हुआ, मुझे अर्टिकेरिया हुआ, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मेरा ब्लड शुगर लेवल बाउंड्री पे आ गया, मुझे थोड़ा सा भी एक 5 स्टेप भी चढ़े कि ब्रेथलेसनेस होता था, और होल बॉडी पे स्वेलिंग आता था, इतना इचिंग, इतना स्वेलिंग, और जॉइंट पेन, ऑटोमेटिकली कोई भी जॉइंट पेन करना शुरू होता था और ऑटोमेटिकली चले जाता था। बहुत सी मेडिसिन लिया होम्योपैथी, 5-6 बार तो केस टेकिंग करके हो गई थी मेरी, सर से भी मेडिसिन लिया, लेकिन नो रिलीफ ही नहीं हो रहा था। कुछ दिन के लिए अच्छा लगता था, वापस एज इट इज। डोज लिया, 15 दिन बहुत अच्छा फील होता था, वापस 15 दिन बाद सेम सिम्टम, परेशान हो गया था। फिर मैंने पूरे इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें सभी चीजें बड़ी भी आई। फिर मैंने डाइटिंग शुरू किया, डाइट मेरा प्रॉपर किया, वेट लॉस किया,